आज के मुख्य समाचार। रिज मैदान के ऐतिहासिक चर्च में क्रिसमस की तैयारियां। बच्चों को अंकों के आधार पर पास करने की तैयारी। शिमला ढली बस अड्डे का उद्घाटन। ढली सब्जी मंडी में एपीएमसी का उद्घाटन आज। शांति विहार में कम्युनिटी सेंटर का किया गया आज उद्घाटन। टूरिज्म डिपार्टमेंट को केंद्र द्वारा दिया जा रहा पैसा। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रिज मैदान पे ऐतिहासिक चर्च में क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसकी शुरुआत काफी दिनों पहले से की जा चुकी। क्रिसमस के दौरान कई प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कोई भी प्रतिभागी हिस्सा ले सकता है। शिमला में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोरों पर है। क्रिसमस के दौरान विंटर कार्निवल भी किया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों की आवाजाही में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी अंकों के आधार पर पास करने की तैयारी शुरू की गई है। शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों की जवाबदेही तय करने को शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। वार्षिक असेसमेंट में पास होने वाले विद्यार्थियों को 2 और मौके देने की प्रस्ताव में सिफारिश की गई। समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने बताया कि जल्द ही इस प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जाता है। हिमाचल सरकार अधिनियम के इस प्रावधान का बीते कई वर्षों से विरोध करती आई है। शिक्षा की गुणवत्ता कम होने का यह एक बड़ा कारण है। अब प्रदेश सरकार ने नो रिटेंशन पॉलिसी बंद करने के लिए बड़ा फैसला लेने का मन बना लिया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निर्देशक राजेश शर्मा को इस संदर्भ में प्रस्ताव बनाने का काम सौंपा है। राजेश ने बताया कि पास और फेल का मूल्यांकन नहीं होने से विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि कम हो गई है। अगर कोई विद्यार्थी पास होने योग्य अंक प्राप्त नहीं करता है तो उसे परीक्षा पास करने के लिए 2 मौके देने चाहिए। इसके बाद भी अगर परीक्षा में वह फेल होता है तो दोबारा से पुरानी कक्षा में पढ़ाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के शिमला के ढली चौक पर बनाया गया बस अड्डा और एचआरटीसी के ऑफिस का आज शिमला में उद्घाटन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, शहरी विकास मंत्री हरीश चन्नारथा एवं अन्य सभी अधिकारी मौजूद रहे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे बहुत लोग मौजूद हैं। बस अड्डे के उद्घाटन के लिए यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ पर कि नए तरीके से इसको बनाया गया है और हर तरह की जो सुविधाएं हैं यहाँ पर लोगों को दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पता नहीं उन्हें क्या लगा था कि फटाफट बस स्टैंड बनाने चाहिए, कोई भी काम पूरा करके नहीं। 6 महीने पहले आए 2022 में, जून 2022 में 5,000 करोड़ की रेवड़ियाँ बांट दी। फिर भी चुनावों में जनता ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। इस बस स्टैंड के निर्माण के लिए कोई पैसे की उन्होंने बजट का प्रावधान ही नहीं किया, सिर्फ शिलान्यास करके थोड़ा सा बिल्डिंग का काम स्टार्ट करके छोड़ के चले गए। ऐसा ही हालात इनके ठोक के भी थे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के और मेरी बस स्टैंड के संबंध में चर्चा हुई कि हमने जो भी बीजेपी के जो सिर्फ शिलान्यास नहीं, पूरे जो काम है, बस स्टैंड है, चौकोइया है, हमारा ये दायित्व बनता है कि जनता ने 5,000 करोड़ की भारतीय जनता पार्टी की नौकरियाँ बांटने के बाद भी उनको सत्ता में नहीं आया, हमें इसको पूरा करना है। और हमने तुरंत प्रभाव में पिछले वर्ष भी 5 करोड़ और इस वर्ष भी 5 करोड़ जारी करके 13 करोड़ रुपये की इस बस स्टैंड का निर्माण किया है और 24 करोड़ रुपये की एक आधुनिक वर्कशॉप जो है वो इसके ऊपर स्थान पर बनाई जा रही है। तो मेरा मानना है कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जो सत्ता को, जो जनता को डबल इंजन की सरकार कहकर झूठ बोला, ठगा, जिसके कारण आज हमें
सारे कार्यों को तीव्र गति से करने का अवसर प्रदान हुआ और हम तीव्र गति से ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। आज शिमला की ढली सब्जी मंडी में एपीएमसी का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और सभी मंत्रियों को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। संजौली के स्मेट्री में शांति विहार में स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम के कम्युनिटी सेंटर की बिल्डिंग का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में किया। शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान का कहना है कि इस बिल्डिंग में 1.65 करोड़ रुपए की लागत लगी है। साथ ही सुरेंद्र चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बिल्डिंग में कम्युनिटी हॉल और पार्किंग की व्यवस्था भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें डिस्पेंसरी बनाने का प्रस्ताव भी पास हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को सुविधा आने वाले समय में मिलेगी। देखिए, आज हमारे लिए बहुत खुशी का, हर्ष का विषय है और आज हमारे शांति विहार वार्ड के अंदर, जहां हमारे नगर निगम के पार्षद विनीत शर्मा जी का वार्ड पड़ता है और हमारे नगर निगम की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। स्मार्ट सिटी के तहत ये बनी थी 1.65 करोड़ 1.65 करोड़ रुपीज़ की, और जिसके अंदर हमने कम्युनिटी हॉल, पार्किंग और बेसमेंट में हमारा वार्ड कार्यालय भी होगा। इसके अलावा हमने हमारे जो पार्षद है विनीत जी ने, इन्होंने नगर निगम के हाउस में एक डिस्पेंसरी का प्रपोजल भी दिया था, जिसको हमने सर्वसम्मति से पास किया, ताकि यहाँ की जो हमारी वार्ड की जो जनता है उनको ये स्वास्थ्य की सुविधा भी मिले। उसको हमने उसके लिए भी हमने प्रस्ताव पास करके यहाँ जल्द ही एक डिस्पेंसरी भी खुलेगी और वार्ड ऑफिस का कार्यालय भी रहेगा। हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स यहाँ रहते हैं, जो उनके लिए भी हम एक रीडिंग रूम और ई लाइब्रेरी का भी हम जल्द इसमें व्यवस्था करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे प्रस्ताव के माध्यम से हमारे पार्षद ने रखी है और मैं सबको और स्मिट्री और यहाँ के शांति विहार के जो समस्त जनता है उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस पुनीत और अच्छे कार्य में, और आपका ये सब कुछ सुविधा मिले। और आज माननीय मुख्यमंत्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर इसके लिए, और हमारे यहाँ फ्रंट का एक पार्किंग का भी प्रपोजल बन रहा है, जिसको लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री ने हामी भरी है कि जो बिल्डिंग है इसके साथ की लगती हम इसको भी शायद डिसमेंटल करने का हमारा विचार बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के सामने हम इस मांग को रखेंगे और इस क्षेत्र की जनता के लिए एक नई सौगात लेकर के आए। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को छोड़कर सारे 23 राज्यों के टूरिज्म डिपार्टमेंट को केंद्र द्वारा पैसा दिया जा रहा है, वहीं हिमाचल को अनदेखा क्यों किया जा रहा है। 11 दिसंबर को जो है राज्यपाल को भी एक ज्ञापन सौंपने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने विधानसभा में बदलाव किया और कांग्रेस पार्टी की सरकार 2 साल पहले हिमाचल में बनी और 11 दिसंबर को माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने चीफ मिनिस्टर की ओथ ली और 2 साल का जो कार्यकाल हमारा 11 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है। इस सरकार में 2 साल में बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। उन चैलेंजेस के बावजूद, चाहे आप आर्थिक चैलेंजेस की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें या प्राकृतिक आपदा की चैलेंज था सामने, वो भी एक दूसरा बड़ा चैलेंज था। उसके बाद तीसरा बड़ा चैलेंज था जिस प्रकार से एक राजनीतिक आपदा हिमाचल प्रदेश पे आई, एक लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का प्रयास भाजपा द्वारा किया गया, वो फेल हुआ हिमाचल प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से। तो ये इस तरह की चुनौतियों के बाद 2 वर्ष का जो कार्यकाल हमारी सरकार का रहा, बहुत उपलब्धियों वाला रहा। इन चुनौतियों से भी पार पाया तीनों, और उसके बावजूद आज जो अर्थव्यवस्था है, हमारी आर्थिक स्थिति है, बड़ी तेज़ी से जो है इम्प्रूव कर रही है। यह मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ये जो चुनौती थी, खाली खजाने से प्रदेश को चलाना और विकास को आगे बढ़ाना, इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रोड मैप तैयार किया था, आज मैं समझता हूँ उसमें हमारे प्रदेश की जो पटरी पे गाड़ी चल रही है और तेज़ी से आगे दौड़ रही है। पहले वर्ष में 2200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके प्रदेश के विकास पे और उन लोगों के लिए योजनाएं बनाई जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। विपक्ष की बात करें, 5 साल का पिछला कार्यकाल जयराम जी की सरकार का गैर विजन की सरकार रही, कोई उपलब्धियां नहीं है। मैं उनसे पूछता हूं कि वो अपने 5 वर्षों की 5 बड़ी उपलब्धियां बता सकते हैं, प्रदेश के सामने रख सकते हैं।
क्या उनका विजन था उनकी सरकार का? क्या उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सकता था? केवल जब चुनाव आया उससे पहले 900 ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोलने की घोषणा और नोटिफिकेशन कर दी, जिसके लिए पैसे का कोई इंतजाम नहीं था, स्टाफ का कोई इंतजाम नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं था। केवल मात्र इस सोच के साथ कि हम चुनाव में जाएंगे, बहुत सारी घोषणाएं करेंगे। उनको ये तो शायद कुछ ज्ञात था कि अब सरकार रिपीट नहीं होगी और ये सारी चीज़ें अगली सरकार पे चली जाएंगी। अगर उन सारी घोषणाओं को जो उन्होंने बिल्कुल गलत तरीके से और केवल राजनीतिक दृष्टि से और वोट की दृष्टि से की थी, हमारी सरकार आगे बढ़ाती तो तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा राज्य सरकार पे पड़ता। हमारी सरकार ने उसको डिनोटिफाई किया, लेकिन जहां पर जरूरी थे विकास की दृष्टि से लोगों ने जहां पर दोबारा मांग की, उनमें से कई चीज़ों को दोबारा नोटिफाई भी लोगों की आवश्यकता के हिसाब से किए गए।